तो फादर ने बोला अगर सर्विस करनी है तो सिर्फ पॉश ही करनी है और किसी की सर्विस नहीं करनी है। तो फिर वर्दी पहन करके जो एक फीलिंग अंदर से आती है वो फीलिंग किसी बातचीत से डिस्क्राइब नहीं की जाती, वो अंदर से ही आती है। तो फॉल एक जज्बा है और वो जज्बा आना चाहिए। दूसरे को दिखाने के चक्कर में वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लेती है। बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते चीजें, तो ये किस तरीके की पेरेंटिंग प्रॉब्लम है। जितने भी आपके पेरेंट्स हैं मैं उनसे सबसे बोलूं, क्या तुम्हारे पिता ने तुमको थप्पड़ नहीं मारा? नमस्कार, स्वागत है आपका अनप्लग्ड गॉसिप में। आप समझ गए होंगे नाम से ही कि यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, सब अनप्लग्ड है। यहीं पे बातें होंगी और ऐसी जानकारियाँ निकलेगी ना, जो शायद अब तक हमने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन वो नहीं मिलती। तो आइए चलिए आज हम अपने पहले गेस्ट से आपको मिला रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं, खुद डॉक्टर मनोज गुप्ता सर। आप सोचेंगे डॉक्टर है, जी नहीं, ये डॉक्टर के साथ आर्मी यानी देश की भी सेवा की इन्होंने लगातार 30 साल और बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस और बहुत कुछ आज के युवाओं को भी दे रहे हैं, चाहे वो अपने लेक्चर्स के थ्रू हो या फिर आप ये कहिए कि अपने पेशेंट्स की भी जिंदगियों को सुधार रहे हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, सर पहले तो हम थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए मैं 1988 में मैंने फौज ज्वाइन की थी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से मैं एमबीबीएस किया, पास आउट हुआ। फिर 88 में मैंने आर्मी ज्वाइन की। उसके बाद 2017 तक मैं फौज में रहा। मैं ने पैराट्रूपिंग की, माउंटेनिंग की, स्कीइंग की और मैं स्पेशल फोर्सेस के साथ मेडिकल कवर में रहा। तो जहाँ-जहाँ भी जैसे-जैसे भी स्पेशल फोर्सेस के एक्शन होते थे मैंने उसमें पार्ट लिया। तो फिर 2017 के बाद जब रिटायर हुआ रिटा उसके आगे चलूँगा 2017 से, लेकिन आपने बड़ी सरल भाषा में ना सबसे मुश्किल काम बता दिए। 1988 से लेके 2017 की जर्नी। उससे पहले सर आज हम देखते हैं कि अगर उस समय अगर मेडिकल की बात की जाए, तो उस समय आपके पास बहुत सारे मतलब आज सोचिए आज के पास समय डॉक्टर्स के पास इतने अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो उस समय 1980s की बात की जाए, तो उस समय तो ये फौज में जाने का कैसे लगा? मतलब अपने स्टडी के दौरान या समथिंग या नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को वो आर्मी में जाने का शुरू से चार्म था और मेरे फादर भी डॉक्टर थे, उनका अपना बदायूं में नर्सिंग होम था और ब्रदर भी मेरे हड्डी वाले डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन रहे। तो हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि भई एक जना फादर के साथ रहेगा, एक जना अपन सर्विस में चलेगा। तो जब मैंने बोला कि मुझे सर्विस में जाना है, तो फादर ने बोला अगर सर्विस करनी है तो सिर्फ फ़ौज ही करनी है और किसी की सर्विस नहीं करनी है। तो फिर मैंने ठीक है फ़ौज में तो इच्छा थी, तो मैं जब मेडिकल कॉलेज के दौरान पढ़ाई कर रहे थे तो एक मेडिकल कैडेट स्कीम आई आर्मी की तरफ से, हमने अप्लाई करी और हमारा सिलेक्शन भी हो गया फर्दर एमबीबीएस में। और फिर हमने जैसे ही हुआ तो इंटर्नशिप फिर हमने एमएस बरेली से की, उसके बाद फिर सर कैसा लगता है हम सब जब बात करते हैं देश की जवानों की, चाहे वो अफ़सर्स हों, मेंस हों, कुछ भी, वो देश की रक्षा करते हैं और आप उनकी रक्षा करते हैं। कैसा लगता है सर? देखिए वो फ़ौज एक जज़्बा है, फ़ौज नौकरी नहीं है, ठीक है? तनख्वाह मिलती है, सब कुछ मिलता है, पर्क्स, प्रिविलेज सब मिलते हैं, पर वो एक जज़्बा जो अंदर से आता है कि हमें वर्दी पहन कर के जो एक फीलिंग अंदर से आती है वो फीलिंग किसी बातचीत से डिस्क्राइब नहीं की जाती, वो अंदर से ही आती है। अभी भी जैसे आपने देखा है कि ठीक है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सडनली देश यूनाइट हो गया। क्यों यूनाइट हुआ? वही जज़्बा है। वो आप किसी पेपर पैड पे आप किसी को बता नहीं सकते हैं, ठीक है? अब टर्की ने जो किया वो उसके ऊपर जो बाएँ पर टर्की आ रहा है वही जज़्बा है। आप किसी से पूछे क्यों कर रहे हो? उसका उसको जवाब नहीं है। वो उसका है कि उसने मेरे देश के खिलाफ किया। ठीक इसी तरह जब हम फ़ौज में होते हैं तो हमारा एक जज़्बा होता है। वो जवानों के साथ वो उठक-बैठक और दौड़ना, भागना, हथियार चलाना, सब कुछ चलाना, वो एक भाईचारा जो डेवलप होता है, उसमें हम ये नहीं कहते कि हम अफ़सर हैं या न जब तक हम ग्राउंड पे नहीं सीखेंगे हथियार को चला वो हथियार ही हमारी सेफ्टी करेगा। बाकियों को सेफ्टी नहीं करेगा, वही हथियार हमको बचाएगा, वरना सामने वाला हमको गोली मार देगा। उससे वो कोई मतलब नहीं है कि आप आदमी डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या फौजी हो। उसके लिए आप फौजी हो, आपके हाथ में हथियार है,
आप उसका पूरा अधिकार है वो आपको गोली मार दे। तो इससे पहले वो आपको गोली मारे, आप उसको गोली मार करके और फिर उसके बाद आप अपना दिनचर्या शुरू करो। तो फौज एक जज्बा है और वो जज्बा आना चाहिए। सर फ़ौज एक जज़्बा है जैसे कहा जाता है, वैसे ही कहा जाता है कि आजकल के युवा जो हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आ गई, चाहे वो सोशल मीडिया का ज़माना या चीज़ें। लेकिन सर आपके समय में क्या अंतर था और जो आज के समय में आप अंतर देखते हैं? हमारे समय में सबसे बड़ा जो अंतर था वो है कि हमारा जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती थी, हम ही फेस करते रहे। हमने कभी अपने पेरेंट्स को अगर लिख कर के बताना क्या तो चिट्ठी होती थी। जब तक चिट्ठी पहुँचती थी पेरेंट को तब तक मा मैटर सॉल्व हो जा। आज की तारीख में जो पूरे टाइम व्हाट्सएप चलता रहता है और पेरेंट्स का कांटेक्ट होते हैं, उससे आपके अंदर की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। आप सिर्फ देखते हो कि कोई जना हमारा हाथ पकड़ ले, क्यों पकड़ ले? आप एक फौज में जाते हो, 25 साल के 20 साल के लड़के होते हो, जाते साथ आपको फील्ड में जाते हो, आपके अंडर में आपको जो है प्लाटून कमांडर बना देता है, आपके अंडर में 6 लोग होते हैं, वो 6 लोगों की जिम्मेवारी के ऊपर है, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी आपके ऊपर है। टास्क जो आपको दिया जाता है वो टास्क आपको फुलफिल करना है। तो टास्क को कैसे फुलफिल करना है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आप हो। आप तो उसके ऊपर जो भी अच्छा या बुरा होगा वो आपको फेस करना है। तो ठीक है, मोमेंट्स ऑफ डिप्रेशन आते हैं, पर उस वक़्त वो सीओ सर और वो जो हमारे सीनियर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो शाम को मेस में बैठ करके आराम से बैठते हैं और डिस्कस करते हैं और वो मैटर सॉल्व हो जाता है। हमें पेरेंट्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज का सोशल मीडिया होने के नाते और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी चीज़ें जो कि छुपी होती हैं, एक्चुअल नहीं होती हैं, आज का युवा उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और उसको जिसको कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। हर वो व्यक्ति सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है, या ये मान लो हर वो व्यक्ति दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। वो दूसरे को देख करके परेशान कर रहा है, अपने खुद को जज कर रहा है। ऐसा मत कीजिए। आप जो हैं आप बेस्ट हो। पहले आप अपने लगो कि मैं जो हूँ मैं बेस्ट हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर रहा हूँ। अपने आप चीजें आगे हो जाएंगी। आप डिसीजन लेना तो शुरू करिए। आप घबराते क्यों डिसीजन लेने से? क्यों 2-2 मिनट के लिए आप फटाक से अपने पेरेंट्स के पास भागते हो, सोशल मीडिया पे करते हो? हर एक प्रॉब्लम किसके घर में नहीं आती है, सबके पास होती है। पर आपको उस प्रॉब्लम से जूझना खुद है। जब तक आप वो प्रॉब्लम से खुद नहीं जूझोगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, कभी इस तरफ भागोगे, कभी उस तरफ भागोगे और भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम सॉल्व होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह बैठ करके, तब प्रॉब्लम सॉल्व। सर 30 साल लगभग आपने फ़ौज को अपनी सर्विसेज़ दी। उसके बाद जब रिटायर हो के आए, क्योंकि कहा जाता है फ़ौजी तो थोड़ा मजबूत भी होता है, डेडिकेटेड भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, तो वहाँ पे शायद थोड़ा ईज़ीनेस हो आपके डॉक्टरी। उसमें और जब सिविल्स में आपने अपनी लाइफ़ को शुरू किया क्या डिफ़रेंस है या क्या मतलब उसको मैं चुनौतियाँ तो नहीं कहूँगा, क्या आपको परिवर्तन दिखता है या क्या वो है? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि मतलब जब हम रिटायर्ड आर्मी जो अधिकारी हैं, सेना, उनके जवानों की तो हम बात कर लेते हैं, वो अपनी उड़ान, लेकिन जब एक मेडिकल ऑफ़िसर निकलता है वहाँ से, तो उसकी लाइफ़ में कैसे चेंजेस आते हैं? देखिए चेंजेस वो भी एक अलग चीज़ है कि डेफ़िनेटली जब हम आर्मी से निकलते हैं तो डेफ़िनेटली यूनिफ़ॉर्म हट जाती है। आपके घर में है वही रूटीन है, चीज़ें आपको खुद हैंडल करना चाहिए। पर वो आपके ऊपर है। अगर आप फ़ौज की आर्मी की डिसिप्लिन लाइफ़ जो आपको 30 साल आपको अगर आप उसको छोड़ देते हो, तो बहुत जल्दी आपकी सेहत पे डिटेरियोरेशन आता है। मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल। अगर आप वो चीज़ें को मेंटेन करके चलते हो, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। आपका उठने-बैठने का तरीका बल्कि आपका बहुत और अच्छा रिलेशनशिप बनता है। क्योंकि एक जब आप रिटायर होते हो तो सामने वाला आपको देखता है कि आप एक रिस्पेक्टफुल ओहदे से आप रिटायर हुए हो। अब वो रिस्पेक्टफुल फॉर ओहदे को बनाए रखने के लिए आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर। आप उसको तो किसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको उस ओहदे को बनाए रखने के लिए दुगना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कहीं भी जा रहे हो कि हाँ, आपकी डिग्निटी उस पद की वो हमेशा लाइफ़ टाइम ढूँढ रही है। और हमेशा चली जाएगी, वो कभी नहीं जाएगी। आप कहीं पे भी जाएँगे आपको
ट्रेन में भी ज़्यादा होता है, टीटी भी आएगा तो अगर आप बोलो मैं आर्मी से रिटायर हूँ, कर्नल हूँ और मैं, तो वो कहेगा ओके सर। लेकिन अगर आप वहीं को उसके साथ बत्ती बोलेंगे, बोले क्या है सर आपको, तो आप पूरे फौज को मारिए, तो आप रिप्रेजेंट करते हो, आप उस सोसाइटी में फौज को रिप्रेजेंट करते हो। आदमी आपको जब आप रिटायर होते हो तो आप कैसा अपने आप को कैरी करते हो, उससे पूरी फौज का जड़ मापदंड होता है। ठीक है, अगर आप दर दर तक करोगे तो फौज बदनाम होती है, और देश के बाहर जाओगे तो हिंदुस्तान का फौजी इस तरह का बेकार हरकत करता है, या हिंदुस्तान का फौजी ऐसा करता है। आप एम्बेसडर्स हो अपने देश के फौज के और अपने देश के। तो सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहते हैं ना कॉलेज टाइम में, आजकल तो चलिए बहुत सोशल मीडिया पर, आप लोग की कॉलेज टाइम की मस्तियाँ क्या होती थी सर, थोड़ा सा? अरे कॉलेज टाइम की बहुत मस्तियाँ होती थी। अपना पूरा हम लोग का ग्रुप होता था 15-20 लोगों के लिए। और पहले तो पेरेंट्स वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह कभी देते नहीं थे, तो साइकिल पे सब लोग घूमते थे। और साइकिल पे लंबी लंबी साइकिल, हमने तो ऑलमोस्ट आधा जबलपुर जो है हम लोगों ने साइकिल पे घूमा हुआ है। आज के बच्चों को बोल दो भैया तो साइकिल चला ले 1 किलोमीटर, तो वो ना चलाए। हम तो सब ज़्यादा के और स्पेशली जब रैगिंग होती तो ये होता था मूवी हॉल में सबको उल्टा करके बैठा दिया था, पीठ हमारी लोती की स्क्रीन की तरफ देती, और फेस हमारा जहाँ से प्रोजेक्शन चल रहा है और उस हिसाब से होता है। पर वो चीज़ लगती है, मस्ती अपनी अलग है, और कॉलेज टाइम की तो मस्ती होती है। पर आज सबसे बड़ी बात है कि जो हमने 5 साल जिन फ्रेंड के साथ गुजारे, वो फ्रेंड अभी भी हमारे साथ उसी मस्ती से मिलते हैं। आज जबकि 30 साल होगा हमको पास होने के लिए। हमने 87 में पास की थी, आज तो 25-26 होते जा रहा है, ऑलमोस्ट 40 ईयर। सेम वही जज्बा है। सर स्टॉक को थोड़ा सा सीरियस करता हूँ। बहुत से लोगों का एक सवाल है कि पहले तो फिटनेस पे बात होती थी कि अगर आप फिटनेस रखेंगे, आप फ्रीक रहेंगे, आप योगा व्यायाम किसी भी तरीके से फिटनेस, तो आपको जो बीमारियां हैं या जो अटैक्स है वो दूर रहेगा। लेकिन सर इधर भी हमने देखा है, बहुत सी वीडियोस आपने भी देखी होंगी कि बैडमिंटन खेलते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, इवन दो नॉर्मल लाइफ को रूटीन को जीते हुए, जैसे गार्ड खाए, गेट खोला था, उसको हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक्स की जो ये संख्या। और सबसे बड़ी बात ये है सर, अब वो एज एक बॉम्ब होता था कि 40-45 के बाद होती थी अटैक। अब वो 25, 21, 22, मतलब मिड आप 20s में भी कह सकते हैं और 30s में भी। क्या रीज़न है सर? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में। क्योंकि हमें खेलते हुए, मतलब क्रिकेट खेल रहा है कोई और गिरा और फ्लैक्स कर गया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उस तरीके की सर। देखिए, सबसे पहली बात है कि मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर दिया है। तो क्या है कि पहले इतना अवेयरनेस थी नहीं, कभी हमने चेक नहीं करते थे ब्लड ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या हाइपरटेंशन, मस्त रहते थे। पहले भी डेथ्स होती थी, और पहले जब डेथ्स ऐसे हो जाती थी तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता था। अभी भी अगर आप सोशल मीडिया को बंद करो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पास आपके पड़ोस में कितनों की डेथ हो गई। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें एकदम से वायरल हो रहा है। अरे इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, ठीक है, क्या हो गया भाई? सो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट सब हर एक पे डालता है, और वो स्ट्रेस लेवल क्रिएट करता है। पहले भी होता था, अब ये है कि हर कंपनी जैसे ही एम्प्लॉयर को लेती है, एक अपना एम्प्लॉयमेंट मेडिकल करके, जैसे फौज में भी हमारा होता है कि एक एम्प्लॉयमेंट मेडिकल होता है इनिशियली। उसके बाद फिर हर 5 साल में जो है एनुअल मेडिकल होता है 1 साल में, और 5 साल बाद पीरियोडिकल मेडिकल होता है। रेगुलरली चलता रहता है, और उसका एक साइकिल है कि कब कब कैसे कैसे करना है, और उसका जिससे कि हम बीमारी को पकड़ सकें। वही चीज़ अभी प्री हेल्थ चेकअप के द्वारा कंपनीज कराती है, ठीक है, जिससे कि बीमारी को हम इनिशियल स्टेज में ही पकड़ सकें। एक तो ये चीज़, तो इसलिए अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोग कॉशियस हो रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि दूसरे को दिखाने के चक्कर में वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। आपकी हार्ट जो है उसकी जो मेन है 70 to 80 के बीच में आपका कार्ब बनना चाहिए आइडियल, ठीक है। आप उसको जब आप एक्सरसाइज करते हो आप उसको 150 तक ले जाते हो, 160 तक ले जाते हो, ठीक है। आप उसको ट्यून करो कि भाई मैं धीरे 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 बढ़ाऊं और फिर 150 तक रखूं या उसके नीचे लेके आऊं। लेकिन आप जब उसको ओवर एग्जर्ट कर दोगे तो फेल होगा ना।
आपकी खुद की भी गाड़ी अगर आप चला रहे हो और आप रूटीन में अगर आपने उसको 80 पे चलाना है तो एवरेज चल लेगा, सडनली उसको 120 की स्पीड पे ले जाओगे, पता नहीं कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन पे। तो अगर हार्ट का भी तो वही है, किडनी का भी वही है, लिवर का भी वही है, हर चीज़ की एक अपनी लिमिट है। आप लिमिट से ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे तो हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि फैमिली हिस्ट्री, ठीक है? अगर आपके हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की है, लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में इश्यूज़ हैं, तो ये आपको विरासत में कभी ना कभी मिलेगी, क्योंकि आपके जेनेटिकली वो है, ठीक है? तो आपको उससे अपने आप को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। ओके, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा इशू है सडन डेथ का कि हम दूसरे को देख के कंपेयर करके उस लेवल का करते हैं जबकि हमने ना टेस्ट नहीं किया कि हमें कितना करना चाहिए। लेवल करना चाहिए, एग्जैक्टली, ठीक है? अगर कोई जना सामने एक 50 100 सिटअप्स मारता है या 100 पुशअप्स मारता है, ठीक है? अरे उसने अपने आप को ट्रेन किया है उस लेवल का, तब वो 100 मारा है। आप पहले शुरू तो करो उस लेवल पे, लेके तो आओ अपने आप को, वो नहीं। अरे अच्छा तू 100 मारता, मैं भी 100 मारूंगा, एंड रिजल्ट जो हार्ट को और इतना ज्यादा स्ट्रेस कर देता है, हार्ट अटैक पर जाता है। सर जैसे अभी मैं कुछ यहाँ पे इसी से मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा एक सवाल। जैसे अभी आपने कुछ देखा भी कि हेयर ट्रांसप्लांट है वो दूसरा डॉक्टर कर दे रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डॉक्टर्स खुद ही बन गए हैं, जो बताते हैं कि ऐसी डाइट लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। लोग उसको देखते भी और फॉलो करते हैं और फिर उसका कहीं न कहीं हमने बहुत से मामलों में ऐसा देखा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी बताया उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ तक कि है कि उसका लाइफ थ्रेटनिंग तक भी पहुँच चुके हैं, चाहे वो हमने इन्फेक्शन के रूप में देखा हो या चीज़ों के। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि सर हर आदमी अपना एक तरीके से, और अगर किसी को भी आप बोलो कि मुझे नशा हो तो आप यूट्यूब देख लो, उस पे वीडियो देखकर उसकी तरीके से कर लेना। और जब मैं इससे भी ये कहता हूँ कि मैं किसी को रोक नहीं सकता, ये जजमेंट आपका खुद है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी खुद है। सामने कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसको आप एनालाइज कीजिए, अपने ऊपर एम्प्लॉय करने से पहले उसके बारे में सोचिए, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचिए, सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए, तब जाइए, या फिर ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। जैसे लोग बाग धर्म को उसको ब्लाइंडली फॉलो करते, गुड और बैड जो भी है, ठीक है? तो या तो ब्लाइंडली फॉलो करो, फिर सोचो मत। अब क्योंकि ये चीज़ ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप रोक सकते हो, ना कोई। खुली सोसाइटी है, हर कोई हम भी तो वीडियो बना रहे हैं, हम भी तो कुछ कह रहे हैं, हम ठीक है, एक अथॉरिटी है, हम बोल रहे हैं, पर जो भी कोई मुझे सुन रहा है, वो जो मैं कह रहा हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो फॉलो करने लगोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो बोलोगे क्या बेकार की बात करके गया। लेकिन अगर आप मेरी बातों को फॉलो करना चाहते हो तो उसके बारे में पहले विचार विमर्श कीजिए, सोचिए उसके बारे में, देन गो अहेड विद इट एंड सी कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो रुक जाइए, या फीडबैक दीजिए कि भाई आपने हमको ये बोला था, मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई है, अब आप बताइए मैं क्या करता हूँ। हम गुरु से भी तो ये पूछते हो, बिल्कुल। तो जब अगर आपने किसी का यूट्यूब पे देखा कि भाई ऐसी डाइट लेनी चाहिए, तो वो नीचे लिखता है कि भाई गिव योर कमेंट्स, तो उस डाइट को फॉलो करने का बाद अगर आपको कुछ इश्यू होता है तो कमेंट दे करके उसको बताइए ना कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हुई। वो कोई नहीं करता, बल्कि इमीडिएटली नेगेटिव प्रचार में चले जाते हैं कि अरे उसने तो ऐसा बोला था लेकिन मेरे साथ होगा, इसको मत सुनो। उससे शुभ बात करो, हो सकता है इनमाइट गिव यू पर्सनल नंबर से कि भाई ठीक है तू आकर के मुझसे बात करो, मुझे बता कहाँ तूने गलती की, क्योंकि वो जो वीडियो बना रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बना रहा है। उसने ऐसी सुबह सुबह उठ करके वीडियो नहीं बना दिया होगा, उसने भी पढ़ा होगा, उसने भी सोचा होगा, उसने भी किसी से सुना होगा, सुनने के बाद अपने ऊपर अमल किया होगा, उसको अच्छा लगा, फिर उसने बोला चलो भाई मैं वीडियो बनाता हूँ, और फिर उसके बाद उसने वीडियो ऑनलाइन देखे, सुने, समझे, फिर उसके एक्सेप्ट करें, ब्लैकली फॉलो मत करो। सर आप एक्टिवली स्टूडेंट्स के बीच भी जाते रहते हैं। जब आपका समय था या आपके पहले का समय भी था चीज़ों का, उससे लेके और आज के स्टूडेंट्स के बीच में तो डिफरेंस ऑफ माइंडसेट से लेके हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा हमें समझाइए, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं सर इस मामले में कि माइंड सेटअप कैसा होता है, क्योंकि ठीक है, आज स्टूडेंट जो है ना, वो
हम भी टेस्ट करते थे, लेकिन आज का स्टूडेंट आपकी हर चीज़ को टेस्ट करता है और उसके पास सोशल मीडिया का अप्रोच इतना फास्ट है कि आप जो कह रहे हो उसको ऑथेंटिसिट करने के लिए वो इमीडिएटली एआई और चैट जीपीटी और गूगल एआई खोलेगा और आपको ऑथेंटिकेट कर लेगा कि आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। ठीक है, जो पहले आराम डरते नहीं था। ठीक है, क्योंकि पहले जब होता था कि भाई कोई टॉक दे रहा आ रहा है, सुन रहे हैं, सुनना है, आपने करना है, फिर आपको जो सवाल हैं उसको आप बोलिए, लिखिए और वो जो सवाल आप थ्रो कर रहे हो वो प्रोफेसर पहले बैठ करते थे कि भाई तब होगा। आज की तारीख में वो नहीं है। अगर आप कहीं स्टूडेंट में तो पहले बोलते हैं यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो कभी कहीं ये भी आता है कि मेरे फादर को ये था या मैंने ऐसा गूगल पे पढ़ा, मैंने एआई से ये किया, मैंने उससे ये किया और फिर मैं बताइए सर उसका क्या है। तो आज की तारीख में जो लेक्चर भी देता उसको भी लेटेस्ट चीज़ों से बहस होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, व्हाट इज द, तब जाकर के आप लेक्चर दीजिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्चुअली कम्युनिकेट विद दैट एंड मेक देम अंडरस्टैंड क्या कहना बेटर। सर हम ग्लोबल वार्मिंग और जो वायु है उस बहुत कुछ चेंजेस की बात करते हैं। अगर स्पेशली दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो यहाँ पे लोग ये हमेशा वो रहते हैं कि बहुत सी हम वीडियोस भी देखते हैं और सुनते भी हैं तो मॉर्निंग में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे भी देखा कि एयर क्वालिटी जो होती है आप मान के चलिए अप्रॉक्स बारिश का सीज़न छोड़ दिए क्योंकि उस समय धूल नीचे आ जाती है तो एयर क्वालिटी बेहतर हो जाती है, लेकिन अप्रॉक्स डेंजरस मतलब हजार्डियस होती है 200 से ऊपर। तो सर उसमें किस तरीके से, क्योंकि लाइफ स्टाइल तो जीनी है सर, यहाँ पे रहना भी है, वर्क कल्चर भी है, तो दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा सवाल रहता है कि हम अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखने के लिए कब घूमें, किस तरीके से डाइट ले और चीज़ों का ये बड़ा, क्योंकि रहना है सर ये 5-6 महीने एयर क्वालिटी में। देखिए बॉडी आपकी बहुत बढ़िया मशीन है। ठीक है, जितनी आप उसकी केयर करेंगे, जितना आप यूज़ करेंगे, उतना आप कितने खराब एनवायरनमेंट हो आप उससे बाहर निकलेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं मानता हूँ 400-500 हो जाती है। हाँ, आपको हैवीनेस फील होती है। ठीक है, लेकिन ये हमारी अपनी हवा है ना। आप कोई यूएसए से तो हवा मंगवा नहीं रहे, यूएसए से तो ऑक्सीजन मंगवा नहीं रहे। तो अगर उसी एनवायरनमेंट में अगर आप अच्छे से योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और करेंगे, जितना आप लंग का इम्यून अपना बॉडी इम्यून सिस्टम उतना तगड़ा होगा और सारे जर्म्स को वो खत्म कर देगा। तो सर ये बेस्ट टाइम ये मिथ है कि रियलिटी है कि मॉर्निंग में निकले वो वॉक करने, नहीं निकले, किस तरीके से सर टाइम? 24 घंटे हैं, किसी ने हाथ पकड़ के थोड़ी जो करती रात के 12 बजे आपको नहीं दौड़ना है। टोटली अप टू यू। वो 24 घंटे इसको वीत है। मेरा 24 घंटे मेरा है, आपका 24 घंटे आपका है, इनका 24 घंटे इनका है, आपका 24 घंटे आपका है। आपके ऊपर डिसाइड करना है उस 24 घंटों को 3 पार्ट में डिवाइड करो। 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स 8 घंटे की नींद आपकी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 8 घंटे का आपको काम अच्छा होना चाहिए। उस 8 घंटे में आप एक घंटा एक्सरसाइज करो। 1 घंटा एक्सरसाइज में आप 30 मिनट के 2 सेशन कर लो। 30 मिनट एक करो, 15 के 2 सेशन कर लो। टोटली अप टू यू। जरूर थोड़ी कि सुबह 5 बजे उठ के ही दौड़ना है, रात के 12 बजे दौड़। अगर आप में हिम्मत है या आप अपनी नींद खराब करना चाहते हो, आप अपने ऑफिस में हो, आपका एसी एनवायरनमेंट है, बढ़िया एनवायरनमेंट है, आपके स्टेयर्स हैं, आप 5 स्टेयर नीचे चलो, 5 स्टेयर ऊपर चलो, ऐसा करके आप 50 सेट कर लो, ये सही हो गई। 15 मिनट में देखो कि मैं 1 फ्लोर नीचे 1 फ्लोर ऊपर कितनी देर में जाता हूँ। 15 मिनट ऐसे करके 30 मिनट पे आप एक्सरसाइज करो। किसने बोला कि नहीं सुबह ही एक्सरसाइज करना है, या किसने बोला कि मेरे को सिर्फ स्टेडियम में जाऊँगा तभी एक्सरसाइज होगी, किसने बोला कि जब मैं जिम जाऊँगा तभी होगी। तो ऐसे कभी होता है आपको। Whenever you want to do exercise, do it. सर एक और भी इसी से सवाल उठता है लोगों का, और हमारा भी है सर, मैं पर्सनल भी, कि आउटडोर एक्सरसाइज बेस्ट है या जिम जो जा रहे हैं वो, क्योंकि जिम कल्चर जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, जब हम कहें अब छोटे शहरों में भी पहुंच चुका है, तो वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है कल्चर। तो ये ठीक है या किस तरीके से? इस मोस्टली आई प्रेफर कि आउटडोर हो, डेफिनेटली। पर आउटडोर के लिए रनिंग, आई मीन जॉगिंग या साइकिलिंग इज गुड। आप पर, लेकिन आपकी क्षमता के ऊपर है, ठीक है, आपके टाइम के ऊपर है।
जैसे मैं खुद पर्सनली मैं मॉर्निंग में सुबह अपना ट्रेडमिल पे दौड़ता हूँ। एवरीडे मैं 5 किलोमीटर का रन करता हूँ, फिर उसका सिटअप्स करता हूँ। उससे तो मेरा वो 1 घंटे का शेड्यूल बना हुआ है, वो मैं करता हूँ। 5 दिन करता हूँ, 1 दिन ब्रेक लेता हूँ, फिर 5 दिन करता हूँ, 1 दिन ब्रेक लेता हूँ। सिमिलरली आपके ऊपर है, क्योंकि मैं जब शुरू में मैंने साइकिलिंग शुरू कर दी तो कारवां में इतना करने लगा कि डर सा बैठ गया कि भैया रोड पे मैं नहीं जाना, ठीक है। सो आई डू दैट। आपको जिम में अच्छा लगता है, आप जिम जाइए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप जिम जाते हैं तो जिम में क्या होता है, एसी चल रहा होता है 18 गुना जी। आप स्वेट कर रहे होते हो, बॉडी गर्म होती है, उससे आपके ऊपर काफ़ी विल्टी फैक्टर असर करता है, तो आपके बीमार होने की चांसेस घाटा। लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो तो कोई एसी एनवायरनमेंट नहीं होता, आप नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करते हो। तो जैसे मैं भी हूँ, मैं कोई एसी ऑन नहीं करता, सिर्फ पंखा चलता है और आराम से अपना एक्सरसाइज करता हूँ फॉर दैट में। बिकॉज जब मोमेंट आप एसी ऑन करोगे, बॉडी टेम्परेचर, आप बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर से बॉडी गर्म है, विल्टी फैक्टर होगा, आप बीमार हो। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देती है, बहुत ज़रूरी रखना। तो ये सर अब थोड़ा सा चलते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। बहुत सी चेंजेस मेडिकल साइंस में भी आ चुके हैं, चाहे रोबोटिक सर्जरी आज की डेट में है या एआई के थ्रू है। इस चेंजेस को आप किस तरीके से देखते हो, और क्या सर ऐसे नए चेंजेस आए हैं जो एक आम पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि इंसानों को नहीं कर थोड़ा सा चीज़ों को? नहीं, देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक एडवांसमेंट सर्जरी है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन है, जिसके लिए ये मुश्किल है कि मैं ट्रैवल करूँ और फिर आके सर्जरी करूँ या वो अपना दूर से बैठ करके सारा अपना सर्जरी कर सकता है। ये सब मेडिकल एडवांसमेंट, लेकिन अगेन इट ये होता है मैन बिहाइंड द मशीन। अल्टीमेटली रोबोटिक इज अ मशीन, ठीक है। जो सर्जन है उसकी स्किल के ऊपर मैटर करता है। अगर वो तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग तो पूरी चाहिए। तो आप कितना ट्रेंड हो, कितना हो, वो आपके डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ऑपरेशन आपने कितने किए हैं। आप 1 ऑपरेशन या 2 ऑपरेशन करके बोलो मैं रोबोटिक सर्जन बन गया। रोबोटिक सर्जन बनना है तो यू हैव टू हैव प्रॉपर एवरी डे एटलीस्ट वो 1 ऑपरेशन तो आप रोबोटिक करो, जिससे कि आपको कि कहाँ पे कितनी जल्दी मैं उस वहाँ पे पकड़ सकता हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ तक मेरा है कि जब रोबोटिक सर्जरी होती है तो बैकअप टीम में भी एक सर्जन टीम पूरी तैयार रहती है कि शुड अगर कुछ गलत हो गया तो वी शुड बी एबल टू इंटरव्यू। तो वो भी एक चीज़ यही होती है कि भाई अब वो तो मान लो यूएस में बैठ करके कर रहा है और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो वो यूएस से इमीडिएटली तो आएगा नहीं। सो देयर हैज टू बी बैकअप सर्जिकल टीम जो इमीडिएटली इंटरवीन करके मैटर को 100%। आइडिया ये है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट है वो आपका काम कर सके दूर बैठ। सर जिस तरीके से आप थोड़ा सा चलते हैं फैमिली साइड पे, जब आप अपने कुछ फैमिली जब फ्रेंड्स के बीच में बैठते हो, एक बड़ा रहता है कि चलिए जब फौज में थे तब तो मानते हैं कि हम ऑन रूटीन टाइम, जैसे आपने कहा ना, उसके बाद भी हमारा रूटीन बना रहता है, तो फैमिली वाले कुछ कहते नहीं है कि अरे यार अब तो रिटायर हो गए, चीज़ें हैं, थोड़ा तो अपने आप को क्या। नहीं, देखिए, मैंने वही बोला, आपका 24 आवर्स लाखों में है, वाइफ का 24 आवर्स वाइफ का भी टाइम, बच्चों का 24 आवर्स बच्चों का भी टाइम। 8 घंटे का स्टैंडर्ड है, 3 में डिवाइड करो, 8 आवर्स, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ वर्क। 8 आवर्स में 1 घंटा एक्सरसाइज करो, 1 घंटा हॉबी पालो कोई, ठीक है, 1 घंटा फैमिली के साथ बैठो। तो जब आप वो 1 घंटा फैमिली के साथ डिवाइड हो, जैसा जब हमारे फादर जिंदा थे तो हम लोग वो शाम को बैठ करके 29 या कार गेम खेले थे, एंड हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि भाई आज हम लोग सब बैठ करके 29 खेलेंगे या लूडो खेलेंगे, ठीक है। या और हमारे बाबा ने तो गाय कैसे पाली थी, तो संडे को तो हम सब बच्चों का ये काम होता था जाके गाय भैंसों की शादी बनाओ, गाय भैंसों को धो, क्योंकि वो पता तो जानो कि क्या चीज़ है, कैसे करना है। तो सब आज जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है स्ट्रेस और एंजाइटी का? ये तो बहुत बड़ा मेन रीजन है, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम है कि एवरीबडी इज हुक्ड ऑन टू सोशल मीडिया। आप छोटे सा बच्चा है, उसको आपने रोता है तो माँ 2 मिनट बैठती नहीं, बल्कि उसको मोबाइल पकड़ा देती कि ले बेटा खेल।
विदाउट रियलाइजिंग कि उस छोटे से बच्चे की आईज में आप यूवी रेज डाल रहे हो, इसलिए आपने देखा होगा यंग बच्चों के में जल्दी चश्मा लग रहा है। आप उसको बोलते हो कि बाहर की हवा बहुत खराब है बेटा, तू खेलने नहीं जाए। अरे बच्चा जब खेलने नहीं जाएगा, उसकी सांस नहीं चलेगी, उसके बोन्स नहीं चलेंगे, उसके लिम्ब नहीं चलेंगे, वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो इजी फ्रैक्चर्स होंगे। उसको हमने बिल्कुल एक कमरे में बंद करके रख दिया, तो उसकी दुनिया तो वही रहेगी ना। और सोशल मीडिया की दुनिया हो गई, जिसके ऊपर सब कितना पेड़ है, कितना सच्चाई है, आपको नहीं पता। तो वो भी उसी दुनिया में जी है। बहुत से केसेस अभी हमने देखे भी रिसेंटली में कि बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते चीज़ें। तो ये किस तरीके की पेरेंटिंग प्रॉब्लम है। दीज आर द बैड पेरेंट्स, दीज आर टोटली बैड पेरेंटिंग। भाई आपको अपने घर में आपका डिसिप्लिन आपके घर में ही होता है, घर से ही डिसिप्लिन शुरू होगा। अगर इस देश में डिसिप्लिन लेना है तो पहले आपको अपने घर में, आपके जो पुराने जमाने में जितने भी आपके पेरेंट्स हैं, मैं उनसे सबसे पूछूं, क्या तुम्हारे पिता ने तुमको थप्पड़ नहीं मारा? तो तुम्हारा कौम के बच्चों को थप्पड़ मारने से क्यों डरते हो? क्या तुम्हारे घर में घुसते साथ तुम घर बिल्कुल सीधा नहीं रहता था, फिर भी पिताजी आ गए, बाबूजी आ गए, वो डर कहाँ गया? अगर तुम माँ से बोलते हो, माँ ने बोला मैं पापा से बात करके या बाबूजी से बात करके बताती हूँ, तो तुम सबसे पहले कहते हो नहीं बाबूजी से नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि एक इज्जत, एक दर्द, आप खुद वो इज्जत अपने बच्चों से छीन रहे हैं। आप चाहते ही नहीं हो कि आपका बच्चा आपकी इज्जत करे। अरे वो 2 मिनट के लिए रो लिया तो आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया। आप उसकी जिद को ऐसे पूरी करो जैसे पता नहीं क्या है, और फिर वही बच्चा कल बड़ा होकर के आपको उठाकर वृद्धाश्रम भेज देता है, क्योंकि उसके लिए आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ पैसा देने वाली एक चीज हो। आपने दे दिया, बस अपने फैसिलिटी दे दी, उसका वही उसके मान वही है। तो बोला आपको, मुझे आपने तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम क्या वृद्धाश्रम, क्योंकि ये तो घर तो मेरा है। सो द पॉइंट इज कि आपकी ही पेरेंटिंग जो आप आज बीज बो रहे हो, वो कल वो पेड़ बन करके या तो आपको छाया देगा या आपको उठाकर बात कर देगा। टोटली अप टू यू, यू आर अ डिसीजन मेकर कि भाई मेरे को अपने बच्चों में क्या डिसीजन, उसके लिए खुद पहले करना पड़ेगा कि अपने उसको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। यू आर दी एग्जाम्पल। अगर आप कहते हो कि आपका बेटा आपकी केयर करे, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अपना वो देखा कि मेरे पापा ने मेरे दादा की सेवा करी, तो मुझे भी अपने पापा की सेवा। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स पे चिल्लाओगे, कल वो भी आपके ऊपर चिल्लाएगा, बिकॉज दैट इज द राइट थिंग फॉर हिम। सर चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे मैसेजेस निकले भी हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जो मैंने कहा ना, जैसे देश की जवान की रक्षा और फिर देश की रक्षा, तो अभी बहुत सी बातें हमने की, चाहे वो बच्चों की लेके पेरेंटिंग की बात हो, चाहे आजकल की लाइफ स्टाइल की बात हो, तो एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो ओल्ड हो वृद्ध हो, कोई भी, मतलब 0 to लाइक देखिए, मेरा सिर्फ एक मैसेज है, सेहत आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आप कितने बड़े माचो मैन। आपको खुद महसूस होना चाहिए। खुद सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। हर चीज जो आप करना चाहते हो कीजिए। जहाँ घूमना जाना चाहते हो घूमिए, कमाइए, उड़ाइए, खाइए, ऐश करिए, ठीक है। क्योंकि और अपना ग्रुप में बैठ करके, जैसे मैंने बोला, अपने इस मी टाइम को क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कीजिए। सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल लाइफ से बाहर निकलिए। हाँ, ये सोशल मीडिया आज की तारीख में जरूरी है टू नो व्हाट की दुनिया में क्या चल रहा है, ना कि उससे अपने आप को रिलेट करके अपनी लाइफ को खराब करो। आप 6 लोग बैठते हो, 6 के 6 मोबाइल पे लगे रहते हो। ये आदत आप अगर हटा दोगे, कल आपके बच्चे भी अपने ग्रुप में खेलेंगे, मस्ती करेंगे। जितना एक्सरसाइज करना है, सुबह दौड़िए, शाम को दौड़िए, बच्चों के साथ घूमने जाइए, बच्चों को लेकर आइए। बी अ गुड पेरेंट, बी अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।